हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो यूपी टेट, सी टेट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन कहीं भी आया हो, सब चीज़ को आज हम लोग देखा जाएगा। तो इसमें और शुरू से लेके अंत तक देखा जाएगा। बाकी तो इसमें हम आज सबसे पहले सेल का टॉपिक शुरू करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यूपी एडेड एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है 2021 का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न तो प्रोकैरियोटिक है न ही यूकैरियोटिक। तो सैकारोमाइसिस ये आंसर सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें केंद्रक, एपिस तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इसके उदाहरण जीवाणु और विषाणु आदि हैं। बाकी हाईलाइट सारा इसलिए कर दिया हूँ कि आंखों को आराम मिले। इसके उदाहरण जीवाणु, विषाणु आदि हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। सभी विकसित जंतु व वनस्पति की कोशिकाएं सैकरोमाइसिस एक प्रकार का कवक है जिसमें यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक के लक्षण नहीं पाए जाते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें अस्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु अस्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी? तो जीवाणु कोशिका देखी। तो एक्सप्लेनेशन है, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें अस्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु अस्पष्ट केंद्रक नहीं था। अर्थात उसने जीवाणु कोशिका को देखी। तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बारे में जानते हैं थोड़ा। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा, केंद्रक क्या है? तो कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना जो जीव द्रव्य के क्रियाओं को संचालित करता है अर्थात कोशिका का नियंत्रण करता है, केंद्रक कहलाता है। जैसे ये बाहर की बॉडी है और ये अंदर जो है केंद्रक होता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है तो यह परिधि होती है। ठीक है। एक पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। उससे यह लाभ होता है कि वह दूसरी कोशिका के सन्निकट रहता है जिससे जैव क्रिया संचालन सुचारू रूप से होता है। थोड़ा बड़ा करते हैं ना। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि उसी में ऑक्सीशोषण के पश्चात भोज्य पदार्थों का पाचन होता है तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। गालिकाएँ को अर्थात गोली बॉडी को कोशिकीय अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला वह संघनित्र भाग है जिसमें पदार्थ भरा रहता है। ठीक है। पांचवा है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबा प्रावस्था है तो यह प्रोफेज है। समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं का समयांतराल अंतरावस्था, पूर्वावस्था विभाजन की अवस्थाओं में पूर्वावस्था सबसे लंबी होती है और अंतरावस्था विभाजन से पूर्व की अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन हेतु खुद को तैयार करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु और सर्वाधिक उपयोगी भाग क्या है? तो पराग मातृ कोशिका। एक्सप्लेनेशन है, पराग मातृ कोशिका एक जनन कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग पराग मातृ कोशिका है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि अगुणित हो जाती है। ठीक है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सी कोशिकाओं में होता है। इसमें ऑक्सीजन की मदद से एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में इन्हीं एटीपी से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेट कण भी है? तो राइबोसोम।
राइबोसोम का नामकरण पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया तथा अतः इसे पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल भी पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी काय में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसमें कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में संरक्षित किया जाता है। गोल्जी काय को कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः 2 अवयवों प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव का रुधिर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ग्रामा है, निम्नलिखित के सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय भ्रूण के। एम्ब्रियो एक बहुकोशिकीय संरचना है। यह विदलन की अंतिम अवस्था है जिसमें पाया जाने वाला एल्बुमिन शेष भ्रूणी संरचना का विकास करता है। अन्य एक कोशिकीय जीव अमीबा, जीवाणु, युग्मनज, मुर्गी कांडा, पैरामीशियम इत्यादि है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? तो सी सही है। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बल्कि कोशिका जीव द्रव झिल्ली से ढकी रहती है। एक जंतु कोशिका क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम से बनी होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट तथा राजधानी वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट तथा वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। कौन सा सही है? तो सही आपका देखिए ये तीनों है, बाकी गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित नहीं होता है। जीन गुणसूत्रों में स्थित होता है, सही है। ये तीसरा है। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जलन करते हैं, सही है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना होता है, यह भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। जीन इस गुणसूत्र पर दाने के रूप में सटे होते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल होती है और कुछ ही पदार्थों को अंदर एवं बाहर जाने की अनुमति देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता, यह सही है। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करता है, यह भी सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, ये भी सही है। ठीक है, बाकी यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है तो होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोकैरियोट में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कलाबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, कवक आदि अनुपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोट होती हैं। यूकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल के अतिरिक्त सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, बाकी हम इस फिगर में देखेंगे कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ठीक, तो एक जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। तो ए जो है वह, ठीक, एक मिनट, ए जो है ये कोशिका झिल्ली है। ठीक, बी जो है वो वैक्यूल्स है, रिक्तिका है। सी
केंद्रक है और डी जो है वह कोशिका द्रव्य है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से, ये देखिए ये कोशिका झिल्ली है, बी दीप्तिका है, सी केंद्रक है और डी जो है केंद्रक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियस केंद्रिका सही है, बाकी डी राइबोसोम गलत है, क्योंकि किसी केंद्रक का भाग में सिर्फ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और जीन होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन, केंद्रक सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है, इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट है विषम को चुनिए, तो एग विषम पद है क्योंकि अंडाणु तथा शुक्राणु को युग्मक कहते हैं तथा ये दोनों संयुक्त निषेचित होकर भ्रूण बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम ये प्रोटीन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कानों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं तो स्थूल कण ऊतक। ठीक है, स्थूल कण ऊतक जीवित कोशिकाएं जिनके भित्तियों के कोनों पर लिग्निन का जमाव होता है जो अंगों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। एक एपिथीलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती है, मानो पास सटे हुए टाइल लगे हों, पाया जाता है, तो यह अमाशय का भीतरी स्तर। एपिथीलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, अतः इस आवरण को ऊतक भी कहा जाता है। यह ऊतक खोखले अंग जैसे मुख्यतः अमाशय, श्वासनली आदि का भीतरी सतह पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? तो यह है, एक मिनट, आपका संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थानों में भरने, दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होते हैं, जैसे अस्थि और रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा किस एक कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा होता है तथा इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वह कहलाता है लिगामेंट। ठीक, वह ऊतक जो, यह पीसीएस में भी आया था, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं, कंडरा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, यह सत्य है। एक्सप्लेनेशन है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसी
ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भी कोशिका की आकृति एवं आकार एक समान नहीं होती। जैसे अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, जबकि पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है। और बहुकोशिक जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाएं चपटी, गोल, अंडाकार, घनाकार और अनियमित आकृति की भी हो सकती हैं। इस प्रकार कोशिका की आकृति एवं आकार में काफ़ी विविधता पाई जाती है। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। वर्ग की टैक्सोनॉमी में सम्मिलित है, तो इसमें तीनों सही है: वर्गीकरण, पहचान और नाम पद्धति। टैक्सोनॉमी में किसी पुष्प की पहचान, उसका वर्गीकरण एवं नामकरण इत्यादि सभी किया जाता है। वर्ग की शब्द डी कैंडोले ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है लाभदायक कीट है, तो ये जो है आपका एपिस है। तो कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। लगभग 15 लाख ज्ञात जंतु जातियों में से लगभग 10 लाख कीटों की ही है। आर्थिक महत्व की दृष्टि की कुछ कीट हानिकारक होते हैं तथा कुछ कीट लाभदायक मुक्त होते हैं। मुख्य लाभदायक कीटों में रेशम कीट, मधुमक्खी, एपिस तथा लाख के कीट हैं। मधुमक्खियों से हमें रोम तथा शहद की प्राप्ति होती है। और प्रमुख हानिकारक कीट कौन कौन से हैं जिससे हमें नुकसान होता है, वो क्यूलेक्स है, पायरिला है, दीमक, टिड्डी आदि। क्यूलेक्स मच्छरों का एक वंश है जो फाइलेरिया रोग का वाहक है। एफिड या माहू छोटे आकार के कीट हैं जो पौधों का रस चूसते हैं और माहू समशीतोष्ण क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है, तो यह है सोलडेनेला। स्थल पर उगने वाले पादप स्थलीय पादप कहलाते हैं। आवासों के आधार पर स्थलीय पादपों की निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शीतोद्भिद, दूसरा मरोद्भिद और तीसरा सामान्य जल। तो पहला देखते हैं, शीत आवास में पाए जाने वाले पौधे को शीतोद्भिद कहते हैं, जैसे सोलडेनेला, लाइकेन, मास। और दूसरा मरोद्भिद है, तो मरोद्भिद पादप शुष्क एवं जलाभाव वाले आवासों में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी और ठोर। तीसरा है सामान्य जल, आर्द्रता व ताप वाले आवास में पाए जाने वाले पादप समुद्भिद पादप कहलाते हैं, जैसे बांस और नीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण की विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल को सम्मिलित किया गया है, तो ये मुनेरा में। सन 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता रहता है। इस 5 जगत वर्गीकरण को कहते हैं, पहला मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा पादप प्लांटी और 5वां जंतु एनेमिला। ठीक है। यम्पी ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो मुनेरा जो है इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल आदि। दूसरा प्रोटिस्टा, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे शैवाल, प्रोटोजोआ, डायटम आदि। तीसरा फंजाई, इस जगत में यूकैरियोटिक विषमपोषी जीव सम्मिलित हैं जिनमें पर्ण हरिम अनुपस्थित होता है, जैसे कवक, यीस्ट, मोल्ड, मशरूम आदि। और चौथा जो है पादप में, ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हरित लवक युक्त पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5वां है एनेमिला में, इस जगत में सभी यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, जैसे सभी कशेरुकी व अकशेरुकी जंतु। ठीक है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी, तो वह कौन था भाई? जॉन रे। ठीक है। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में वर्गीकरण के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर आधुनिक टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का आधार बना। ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी
पादप जगत से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।